मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, कि पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसा बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास वाली घंटी दिखाई दे रही है, इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको समय पर सबसे पहले मिले और वीडियो को भी सबसे पहले देखें। 23 अक्टूबर 2023 के हम प्रमुख करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं और उससे संबंधित अन्य फैक्ट भी जानने वाले हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी देखने वाले हैं। और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है मेरा कितना 128वीं क्लास आज ये रिकॉर्ड हो रही है। तो इससे पहले आपने एक भी जो कोई भी कक्षा नहीं देखी तो वो भी जरूर देखें, क्योंकि मैंने अलग अलग मंथली प्लेलिस्ट बना रखी है सभी की, जिसे आपकी सुविधा अनुसार आप मंथ वाइज देख सकते हैं कि इस मंथ की ये है, इस मंथ की ये है, इस मंथ की ऐसे ऐसे कैटेगरी मैंने सभी को डिवाइड कर रखा है। और इसके अलावा हमारे जो शॉर्ट वीडियो आते हैं वो भी आप जरूर देखें, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में मैं अक्सर स्टैटिक जीके ज़्यादा कवर कराने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एसएससी का जो ट्रेंड है वो स्टैटिक जीके की ओर थोड़ा सा अधिक है, क्योंकि जो इतिहास वाले क्वेश्चन थे वो थोड़े से कम आ रहे और जो इसके स्टैटिक का पोर्शन है वो थोड़ा सा एसएससी स्टैटिक की ओर बढ़ रही है। तो हमें एसएससी क्या करना है, 4 कदम आगे चलना है। अगर एसएससी 1 कदम या 2 कदम चलती है तो हम 4 कदम आगे चलने, क्योंकि एडवांस तैयारी वो ही रखेगा जो सिलेक्शन देखने का सपना देखता है और जो अपने माता पिता का जो सिर गौरव से ऊंचा करना चाहता है वो ही आगे चलने वाला है एसएससी से। तो आज की कक्षा शुरू करते हैं। इस कक्षा के अंदर हम क्या क्या शामिल करने वाले वो मैं आपको पहले बता देता हूं। इसमें विश्व का करंट अफेयर, भारत का करंट अफेयर, राजस्थान का करंट अफेयर, इन तीनों का मैं करंट अफेयर शामिल करने वाला हूं। और इसी के साथ में इसमें स्टैटिक जो जीके का या स्टैटिक सामान्य ज्ञान का पोर्शन है वो भी इन क्वेश्चन के साथ साथ कवर कराने की कोशिश करूंगा। हमारा यही प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैसे मतलब जीके से संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित और अन्य जो फैक्ट है वो भी कैसे प्रोवाइड किया जाए, वो भी इस पर भी हम बात करने वाले। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने यूके में कहां पर वेल्स में आयोजित होने वाली कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में कौन सा पदक जीता है। आपको यह बताना है कि हाल ही में इंडियन आर्मी द्वारा कहां पर आयोजित वेल्स, जो कहां पर है यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के अंदर वेल्स है, वहां पर आयोजित हुई थी कौन सी चैंपियनशिप, कैम्ब्रियन गश्ती चैंपियनशिप मतलब कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास हुआ है। तो इसमें भारत ने कौन सा पदक जीता है, मतलब भारत की सेना ने कौन सा पदक जीता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन डी है कांस्य पदक, ऑप्शन सी है रजत पदक और इसके साथ जो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या राइट आंसर होगा कि भारतीय सेना इसमें अभ्यास में कौन सा मेडल जीता है और कौन सी मतलब ये भारतीय सेना की टुकड़ी थी। तो इसमें भारत ने जीता था गोल्ड। और अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं और कौन सी टुकड़ी थी वो भी मैं बताने वाला हूं। कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 आयोजन कहां पर हुआ था, आयोजन हुआ था आयोजन कहां पर हुआ था, तो आयोजन हुआ था वेल्स यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम है, न कि उत्तराखंड है, ध्यान रखना। गोल्ड किसने जीता था इसमें, गोल्ड तो ये जीता था आर्मी ने, कौन सी, इंडियन आर्मी ने गोल्ड जीता था, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और भारतीय सेना की कौन सी मतलब बटालियन थी, तो ये थी गोरखा बटालियन शामिल थी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना, गोरखा बटालियन इसमें शामिल थी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके साथ हम अन्य और भी फैक्ट देखने वाले हैं कि मतलब
क्या था ये कि 60 किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ इसमें ट्रैक था। कितने? 60 किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ ट्रैक था इसमें। इस पर इन्होंने जो ये जो प्रतियोगिता थी वो पूरी करके मतलब गोल्ड मेडल जीता भारतीय टीम ने। तो ये तो था इस क्वेश्चन के बारे में। अब थोड़ा सा हम अन्य और जानकारी भी जानेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि एशिया गेम्स हुआ है हाल ही में, तो उसके बारे में जानने वाले हैं। कौन से एशिया गेम हुए थे? तो 19वें एशियाई गेम्स, एशियन गेम्स, 19वें एशियाई गेम्स 2023 कहाँ हुए थे? आयोजन स्थल तो ये है होंगजो कहाँ पर? चीन के अंदर आयोजित हुए थे। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, होंगजो चीन के अंदर। भारत की रैंक कौन सी थी? भारत इसमें था चौथे नंबर। तो प्रथम स्थान पर था चीन, सेकंड पर कौन था? जापान था, और थर्ड पर था दक्षिण कोरिया। ये भी ध्यान रखना, दक्षिण कोरिया। और 4 नंबर था भारत अपना। भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे इसमें? तो भारत ने जीते थे 107, मतलब 107 पदक जीते। और अब तक का भारत का सर्वोच्च जो पदकों का रिकॉर्ड है ये इस साल बना है 2023 के अंदर। ये भी ध्यान रखना है। और इसके साथ भारत ने इसमें गोल्ड कितने जीते थे? तो 28 गोल्ड आए थे। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, 28 इसमें गोल्ड थे। ये भी ध्यान रखना आप सभी को। और घुड़सवारी के अंदर 42 साल बाद गोल्ड आया है। कितने? 41 साल बाद घुड़सवारी में गोल्ड आया है, घुड़सवारी के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए तो इसमें भारत ने पहले एशियाई गेम्स का आयोजन भारत ने किया था। कब हुआ था? तो 1951 के अंदर हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली के अंदर हुआ था। ये भी आप सभी को पता है, नई दिल्ली के अंदर। और इसके अलावा एक बार और आयोजन हुआ था भारत में। कब हुआ था? तो 1983 के अंदर हुआ था। 1983 के अंदर भारत ने मतलब एशियाई गेम्स का आयोजन करवाया था। तब ये कितना था? तो ये 9वें नंबर का था। और अब कितने हैं? ये है 19वें नंबर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा और कॉमनवेल्थ गेम में जान लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो राष्ट्रमंडल को या कॉमनवेल्थ को, एक ही बात है। एक बात बता देता कि राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ जो गेम्स होते हैं उसमें वही देश भाग लेते हैं जो कभी इंग्लैंड के या ब्रिटेन के कभी मतलब गुलाम रहे थे, वही देश इसमें शामिल होते हैं। ये भी आप सभी को ध्यान रहे। राष्ट्रमंडल खेल 2000 कब हुए थे? 22 में हुए थे। ये भी आप सभी को ध्यान रहे। कॉमनवेल्थ गेम 2000 और कहाँ पर हुए थे? 23 में। और कहाँ पर हुए थे? तो बर्मिंघम, इंग्लैंड। बर्मिंघम कहाँ पर हुए थे? इंग्लैंड कह सकते हैं या यूके कह सकते हैं, ध्यान रखना यूके। ये यहाँ पर हुए थे। और इसमें भारत की क्या परफॉर्मेंस रही थी ये भी आप मतलब कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो इसमें पदकों की संख्या थी वो थी आपकी 61। ये भी ध्यान रखना है। और इसके अंदर गोल्ड कितने थे? 61 से तो 22 इसमें गोल्ड थे। ये भी ध्यान रखना है। और देखिए तो इसमें मतलब प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलिया रहा। और भारत कितने स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर। तो फर्स्ट रैंक किसकी थी? ऑस्ट्रेलिया की। और इसके साथ भारत की रैंक थी चौथी। और रैंक इंडिया कौन सी थी इसमें? तो रैंक इंडिया कौन सी थी? 4th नंबर थी। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हुआ था जिसमें भारत की रैंक कौन सी थी? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम मतलब विश्वविद्यालय गेम या कह सकते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसमें भारत की रैंक कौन सी थी? तो ये 7वें नंबर की थी। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको बता दें कि कौन से गेम्स हुए थे? तो टोक्यो ओलंपिक हुए थे। टोक्यो ओलंपिक हुए थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी थी? तो ये थी 48वीं। ये भी ध्यान रखना। और कुल भारत ने पदक कितने जीते थे? तो इस 1, 2 का 4 पदक जीते थे, बराबर 7 कुल पदक जीते थे। जिसमें एक पदक किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, आप सभी को पता होगा। और इसके अलावा 2 सिल्वर मेडल आए थे। किसके? एक
एक रवि दहिया द्वारा कुश्ती में आया था और एक आया था लवलीना बोरगोन द्वारा कुश्ती के अंदर, ध्यान रखनी। और इसमें 4 मतलब ब्रॉन्ज आए थे, एक आया था हॉकी के अंदर आया था, और बाकी 3 किस में आए थे वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। और इसके अलावा मैंने और ये बता दिए, तो ये थोड़ा क्वेश्चन थे, इसके द्वारा रैंकिंग आई है थोड़ी और जान लेते हैं रैंकिंग। जैसे 4th रैंक किस में है भारत की, तो 4th रैंक किस किस में हो गई, तो एक हो गई इसके अंदर राष्ट्रमंडल के अंदर 4th रैंक हो गई है। और इसके अलावा एक जो ये हांगजू चीन में हुआ, इसमें भारत की 4th रैंक हो चुकी है। और इसके अलावा एक 4th रैंक और थी किसमें, फायर पावर इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक कौन सी हो गई है, तो इसमें भी भारत की रैंक है 4थी, क्योंकि पहले स्थान पर है यूएसए, पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है कौन सा, रूस, और तीसरे स्थान पर है चीन, और चौथे स्थान पर भारत है, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा 161 रैंक किस में है भारत की, तो 161 रैंक किस में है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की 161 रैंक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारत की 138वीं रैंक किस में है, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक है 138वीं, कौन सी, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत की 138वीं रैंक है। और इसके अलावा और रैंकिंग का देखें तो 126वीं किस में है और 127वीं किस में है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 126 दो में है, किस में है, एक है विश्व शांति सूचकांक में है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली और विश्व सूचकांक, तो एक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और एक है वर्ल्ड पीस इंडेक्स, इन दोनों में भारत की रैंक है 126 की, जब 127वीं किस में है, तो ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है भारत की 126वीं रैंक किस में है। तो ये थे थोड़े प्रमुख क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और इसके अलावा और इसमें कोई अन्य फैक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का फिर दूसरा क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, इसका नाम है मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो के मुरली हैं या के मुरली बने हैं, तो वे प्रतियोगिता किस देश में हुई, तो आपको ये बताना है कि ये जो प्रतियोगिता है वो किस देश में आयोजित की गई है, जिसमें मैग्नस कार्लसन जो कि विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी माने जाते हैं, उनको भारतीय खिलाड़ी ने हरा दिया। किसने हराया था, तो के मुरली ने हराया था, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई, ऑप्शन ए है कतर, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है यूके और ऑप्शन डी है भारत। तो इस कतर का जो इसकी प्रतियोगिता थी ये कहाँ पर आयोजित हुई थी, कतर के अंदर हुई थी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कतर शतरंज टूर्नामेंट कौन सा आयोजित हुआ था, कतर शतरंज टूर्नामेंट, कतर शतरंज टूर्नामेंट, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। आयोजन कतर के अंदर, कतर की राजधानी दोहा, आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें क्या बताएगा, तो कार्तिक के मुरली मतलब इसके एक मैच हुआ था, कौन सा हुआ था, एक शतरंज का मैच हुआ, किन किन के मध्य हुआ था, तो के का मतलब है कार्तिक मुरली और वर्सेस मैग्नस कार्लसन, ये जो है मैग्नस कार्लसन इनके मध्य मैच हुआ था। ये जो के मुरलीधरन ने ये रहे थे विजेता, ये भी आप सभी को बता दूं, ये थे विजेता और ये थे उप विजेता, ये भी ध्यान रखना, ये थे विजेता और ये थे उप विजेता। और कार्तिकेय मुरली, और इसके बारे में क्या, कार्तिकेय मुरली कहाँ के रहने वाला है ये भी बता दूं, तो तंजावर, आपने नाम सुना होगा तंजावुर जो कि कहाँ पर है, तो ये तंजावुर है और तंजावुर के रहने वाले हैं, और ये तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु के अंदर है तंजावुर, तो यहाँ पर ये रहने वाले थे, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं, तो ये हैं आपके नॉर्वे के हैं और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी है, ये भी ध्यान, कहाँ के, नॉर्वे।
नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, आपको कुछ याद आ रहा होगा क्योंकि क्योंकि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर एक नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? वो दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। जबकि जो पिछले जो 5 नोबेल पुरस्कार है वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो ये नॉर्वे के हैं और ये वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है किसमें? शतरंज में। ये भी ध्यान रखना आप। और इसके अलावा आपको और बता दें कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुई थी हमारे, वहां पर हम देख लेते हैं किसको किसका हराया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? विश्व शतरंज चैंपियनशिप, विश्व शतरंज चैंपियनशिप। चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? 2023 के अंदर। आयोजन स्थल, तो आयोजन स्थल कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई बाकू, अजरबैजान। बाकू, बाकू किसकी राजधानी है? तो ये है अजरबैजान की। ये भी कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये थी बाकू, अजरबैजान। अजरबैजान, बाकू अजरबैजान के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। विजेता, उपविजेता, विजेता और उपविजेता। तो विजेता इसमें कौन सा? तो इसमें जो गोल्ड जीता था वो जीता था कार्लसन मैग्नस, जो यहां पर मैंने लिखा यही व्यक्ति था, मैग्नस। क्या नाम है इसका? मैग्नस, मैग्नस कार्लसन। कार्लसन, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा इन्हें जीता था गोल्ड, और जो सिल्वर जीता ये किसने जीता था? तो ये हमारे खिलाड़ी थे। कौन? आर प्रज्ञानंद कह सकते हैं, आर प्रज्ञानंद। और ये चेन्नई के खिलाड़ी है, ये ध्यान रखना, आर प्रज्ञानंद, प्रज्ञानंद। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये चेन्नई के खिलाड़ी हैं। इन्होंने ये पदक जीता था, कौन सा? सिल्वर पदक। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा ये तो ये थे, ये भी मैंने बता दिया आपको, और ये भी बता दिए। और थोड़ा सा और जान लेते नवीनतम, थोड़े से ग्रैंड मास्टर के बारे में जान लेते, कौन सा ग्रैंड मास्टर बना है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि कल ही मतलब आज प्रज्ञानंद की बहन हाल ही में 3री महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो उसका मैं आज शॉर्ट वीडियो के अंदर अपलोड कर दूंगा कि क्या है उनकी मतलब जानकारी, मतलब कौन कौन सी पहली महिला है, दूसरी कौन सी है, तीसरी अब कौन बनी, ये भी। तो नवीनतम ग्रैंड मास्टर, नवीनतम ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर 83 नंबर नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन से? 83 नंबर के हैं। और 83 नंबर के कौन है? तो ये हैं आदित्य, जो कि कहाँ के? महाराष्ट्र के आदित्य। और ये कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र के रहने वाले। ये भी आप सभी को ध्यान रखना, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कौन? आदित्य। और इसमें और देखे तो मतलब विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस शतरंज दिवस, तो विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी का संबंध किससे है? तो ये है शतरंज से। कोनेरू हम्पी का संबंध किससे है? तो ये शतरंज खेल से है। ये भी ध्यान रखना। पहले भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये मैंने कहा था शॉर्ट में बताऊंगा, पर यहीं बता देता हूँ, और शॉर्ट में भी बताऊंगा। पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर, तो विजय लक्ष्मी नाम है इनका, विजय लक्ष्मी। ये भी ध्यान रखना आप। और दूसरी कौन सी है? तो ये है मतलब दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है कोनेरू हम्पी, ध्यान रखना। दूसरी कोनेरू हम्पी। और तीसरी जो मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट वीडियो में, वो अभी नाम मुझे याद नहीं।
ये की संस्था होती है FIDE फिडे। इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हैं विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद कौन से हैं? प्रथम शतरंज खिलाड़ी। कौन है प्रथम शतरंज खिलाड़ी? ये भी आप सभी को ध्यान रखें। प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये है विश्वनाथ आनंद। और उसकी जो पुस्तक है इनका नाम क्या है? तो माइंड मास्टर, MIND, माइंड MASTER, मास्टर, माइंड मास्टर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये थे 2 क्वेश्चन, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में प्रोजेक्ट 15B चर्चा में रहा है, तो इसका संबंध किससे है? आपको ये बताना है कि जो प्रोजेक्ट 15B है तो इनका संबंध किसके निर्माण से? क्या ये जहाज निर्माण से संबंधित है? क्या ये कोई मिसाइल निर्माण से संबंधित है? क्या ये कोई आवास निर्माण से संबंधित है? या कोई सैन्य भर्ती से संबंधित है? प्रोजेक्ट 15B। तो ये प्रोजेक्ट 15B है, इनका संबंध है जहाज निर्माण से। इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं और प्रोजेक्ट 15B के बारे में भी पूरा हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोजेक्ट 15B किससे है? इनका मतलब ये क्यों चलाया गया? तो जहाज निर्माण से। तो ये कहां पर चलाया गया? या इस प्रोजेक्ट के तहत कहां पर काम हो रहा है? तो ये हो रहा है मझगांव के अंदर। मझगांव जो डॉक शिप बिल्डर्स, जो मझगांव शॉप जो बिल्डर्स है वहां पर हो रहा है। मझगांव शॉप बिल्डर्स। और ये कहां पर है? तो ये है आपका मुंबई के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखें। और इनके द्वारा 3 स्टील मतलब जो जहाज निर्माण है इनका निर्माण किया जाता है। किसका? स्टील जहाज निर्माण का। किसका निर्माण किया जाता है? स्टील जहाज निर्माण का। स्टील जहाज निर्माण का। ये भी ध्यान रखना। कितनी निर्माण होगी? 3 होगी। ये आपको बता दो। तो पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये 3 है, कौन कौन सी है? तो नंबर 1 INS पहले का निर्माण किया, उसका नाम था क्या? INS मोरगुआ। क्या नाम है इसका? INS मोरमुगाओ, INS मोरमुगाओ। नंबर 2 पर है INS नंबर 2 पर है जो INS, किसका नाम है? विशाखापट्टनम। ये भी ध्यान रख। और जो इसका इस प्रोजेक्ट कहते हैं तीसरी का निर्माण किया जाएगा, उसका क्या नाम है? और जो तीसरी है INS, इसका निर्माण किया जाएगा, इसका नाम होगा INS सूरज। तो इस प्रोजेक्ट 15B के तहत 3 मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मझगांव शॉप बिल्डर्स लिमिटेड है, वहां पर किया जाएगा। और इसके तहत ये स्टील जहाज निर्माण किया जाता है। क्यों किया जाता है स्टील जहाज निर्माण? तो ये किया जाता है क्योंकि ये दुश्मन के रेडार में नहीं आए, दुश्मन के रेडार से बचाओ। ये इसका प्रमुख कारण है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, इसलिए ये ऐसे निर्माण किया जा रहा है। और इसके तहत INS मुगाओ, इनका निर्माण हो चुका है, हाल ही में हुआ है इसका INS विशाखापट्टनम का। और एक INS सूरत, इसका विकास किया जाएगा। तो ये है प्रोजेक्ट 15B। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि रमन फर्स्ट इंजन स्काई ट्रूट ये कहां पर स्थित है? प्रथम क्या नाम है? रमन फर्स्ट इंजन स्काई रूट।
स्काई रूट हैदराबाद के अंदर स्थित है, ये भी ध्यान है, हैदराबाद। और इसके अलावा प्रोजेक्ट सी मतलब 295 के परिवहन विभाग द्वारा कौन सा निर्माण किया गया था, तो ये किया गया, एक परिवहन का निर्माण किया गया जो कि स्पेन की सहायता से, ये भी आप सभी को ध्यान। और अब हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट 75 के बारे में जान लेते हैं। प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75 75 क्यों चर्चा में प्रोजेक्ट 75, क्योंकि इसके तहत कुल 6 INS का विकास किया जा रहा है। अभी तक 5 बन चुकी है, 6ठी बन रही है। तो कौन कौन सी थी उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो इसमें 6 पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत 6 पनडुब्बी का निर्माण, 6 पनडुब्बी का निर्माण। तो कौन कौन सी है वो 6 पनडुब्बी, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे हम, 6 पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा। तो एक है कलवरी, INS कलवरी। नंबर 2 पर कौन सी है, तो वो है INS खांडेरी। ऐसे अगला सीक्वेंस चलेगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं, खांडेरी। फिर है नंबर 3 पर कौन सी है, INS वागीर। नंबर 4 पर है INS करंज। क्या नाम है, INS करंज, INS करंज, ये भी ध्यान रखना है। और नंबर 5 पर है वो है INS बागेश्वरी। 5 पर है वो है INS बागेश्वरी। और जो नंबर 6 पर है उसका क्या नाम है, INS, उसका नाम है क्या, INS वेला। तो ये 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया। इसमें से मतलब जो INS वागेश्वरी, इसका निर्माण बाकी है, बाकी सभी का हो चुका है। हाल ही में हुआ था INS वागीर का हुआ था, और वागसीर का होने वाला है, या वागेश्वरी या वागसीर, इसका होने वाला है, ये भी ध्यान रखना। वागसीर है, वागेश्वर नहीं, वागसीर, वागसीर, ये ध्यान रखना। इसका निर्माण होने बाकी है, बाकी इनका हाल ही में हुआ था, और बाकी का इनका पहले हो गया। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, मत्स्य 6000, ये क्या है, मत्स्य 6000। तो ये मत्स्य 6000 क्या है, ये मानव रहित एक मिशन है जो समुद्र में मतलब टॉर्पीडो बनाए गए, हैवी वेट टॉर्पीडो। मानव युक्त, मानव मुक्त कहेंगे या मानव रहित कहेंगे, ऐसे लिख दें, मानव रहित, मानव रहित हैवी वेट टॉर्पीडो, हैवी वेट टॉर्पीडो। तो हैवी टॉर्पीडो कहाँ पर होती है, तो ये समुद्र में काम आती है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये था क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, छोटा ही था। और इसके बारे में ये थोड़ा सा ये बताया था। प्रोजेक्ट 15 के तहत हाल ही में ये एक नई बनी है, मतलब INS कौन सी, INS विशाखापट्टनम, ये बनी है जहाज है ये भी आप सभी को ध्यान है। इसका निर्माण मजगांव सॉफ्ट बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के अंदर किया जाएगा। स्टील जहाज निर्माण है ये, और ये दुश्मन के रेडार में नहीं आएगी। इसका इस पे ऐसा एक स्टील का लेप किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 का निर्माण किया जाएगा, INS मुगाओ और INS इसका हो चुका है, और इसका जो आगे होने वाला है। इसके अलावा जो ये प्रोजेक्ट 75 है, ये ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि 6 पनडुब्बी का निर्माण किया गया इस प्रोजेक्ट के तहत। और कौन सी वो 6 थी, वो 6 कौन सी थी, INS कलवरी, INS खांडेरी, INS वागीर, INS करंज, INS वागसीर और INS वेला, ये 6 थी। इस 6 का निर्माण किया गया किस प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट 75 के तहत। इसके अलावा आपको ये मत्स्य 6000, ये भी ध्यान रख लेना थोड़ा, मानव रहित हैवी वेट टॉर्पीडो है जो पानी में काम आते, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको और बता दूं, तो ये अस्तर, ये क्या है, बियॉन्ड टू रिजल्ट्स एयर टू एयर, बियॉन्ड टू रिजल्ट्स एयर टू एयर मिसाइल, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा आपको ये आपने नाम सुना होगा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल
प्रोग्राम कब हुआ था? ये हुआ था 1983 के अंदर, ये ध्यान रखना आपको, और ये तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन जो है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, चौथा क्वेश्चन। आज का चौथा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में एसबीआई बैंक ने किस नाम से एक अभियान चलाया है? तो आपको ये बताना है कि एसबीआई बैंक ने हाल ही में एक अभियान संचालित किया, क्यों किया गया है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और इसके अलावा आपको ये कौन सा था ये भी मैं बात करने वाला हूँ। जैसे ऑप्शन ए है वो है अभियान सेज, ऑप्शन बी है अभियान चक्कर, ऑप्शन सी है अभियान करुणा और ऑप्शन डी है वो है अभियान दोस्त। तो कौन सा था जो एसबीआई बैंक द्वारा हाल ही में चलाया गया? तो ये था अभियान चक्कर। ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। तो क्या है, किससे संबंधित है, क्यों चलाया, ये सभी हम बात करने वाले। तो चक्कर 2 अभियान है, इसका ये पहला अभियान हो चुका है, तो ये है चक्कर 2, चक्कर 2 अभियान। ये भी आप सभी को ध्यान रखें, चक्कर 2 अभियान। और इसके अलावा क्यों चलाया गया? तो ये एसबीआई द्वारा चलाया गया। ये किसके द्वारा चलाया गया? एसबीआई ने, सीबीआई है यहाँ पर, सीबीआई सेंट्रल इन्वेस्टिगेशंस ब्यूरो, यस, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी है इसका नाम, ये होगा, सॉरी। किसके द्वारा चला गया? तो ये चला गया सीबीआई द्वारा, और सीबीआई की फुल फॉर्म क्या होगी? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ऐसे लिख दो हिंदी में, केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी। ये आपको ध्यान रखना, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी तो वो भी देख लेंगे। इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1963 के अंदर, और मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। स्थापना, तो इसकी सीबीआई की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके 1900 कब टेस्ट के अंदर। और इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? तो ये हेडक्वार्टर है वो है आपका दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में दिनेश सकलानी है जो इसके निर्देशक है, वो परवीन सूद है। ध्यान रखना, निर्देशक कौन है? परवीन सूद। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं निर्देशक, यहाँ पर निर्देशक कौन है? निर्देशक तो ये है परवीन सूद, दिनेश सकलानी नहीं है, ध्यान रखना, परवीन सूद। तो ये इसके मतलब निर्देशक है। और इसकी स्थापना 1963 के अंदर हुई थी, हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, सीबीआई। और इसके द्वारा ये चलाया गया, क्यों चलाया गया? क्योंकि ये वित्तीय धोखाधड़ी रोकने और छापेमारी के लिए। क्यों चलाया गया? तो वित्तीय धोखाधड़ी रोकने व छापे मारी से संबंध में। तो वित्तीय धोखाधड़ी रोकने और छापे से संबंधित मतलब ये अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत विशेष छापे मारे जाएंगे। ये भी आप सभी को ध्यान रखना, जिससे काला धन है वो बाहर आएगा। इससे और क्या है? साइबर क्राइम, क्रिप्टो करेंसी, करप्शन, इस सभी से भी, ये भी इससे भी संबंधित है। साइबर क्राइम हो गया। और इसके अलावा आपका एक हो गया कौन सा? क्रिप्टो करप्शन, कौन सा? क्रिप्टो, ये होगा एक क्रिप्टो धोखाधड़ी, या क्या होगा? क्रिप्टो क्राइम से संबंधित है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। तो ये मतलब आपको ये ध्यान रखना ही है। इसी के साथ ऑपरेशन इसी के लिए विशेष चलाया गया, ये भी ध्यान रखना है। अब हम क्या करने वाले हैं, प्रमुख अधिकारी कौन कौन से डिपार्टमेंट पे कौन से निदेशक या हेड है, उस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो प्रमुख हेड के बारे में देखें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्तमान में सीवीसी कौन है। सीवीसी, तो वर्तमान में सीवीसी है, ये कौन है? तो ये हैं आपके
प्रवीण श्रीवास्तव सीवीसी है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है सतर्कता आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मुख्य सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयुक्त। कौन है? तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये भी ध्यान है। जबकि इनके निदेशक है वो है प्रवीण सूद। ये दो नाम एक ही जैसे पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी ध्यान रखना आपको। और इसके अलावा और इसमें कौन है? तो ये सीजीआई सीवीसी सीआईसी कौन है? सीआईसी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन और केंद्रीय सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन मतलब क्या होगा? केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयुक्त। तो ये कौन है? केंद्रीय सूचना आयुक्त। तो इनका नाम आता है राजीव कुमार, ये भी ध्यान रखना, राजीव कुमार। जबकि चुनाव आयोग वाले अलग है, ध्यान रखना। ये एक ही नाम जैसे बहुत सारे अधिकारी हैं। और इसके अलावा और कौन से हैं? तो मुख्य मतलब ये हो गया, नहीं ये सूचना आयुक्त ये है यशवर्धन सिन्हा है, ये ध्यान रखें, ये यशवर्धन सिन्हा है, यशवर्धन सिन्हा। जबकि मुख्य इलेक्शन कमीशन सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन, तो ये कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये है राजीव कुमार। ध्यान, क्यों मैं कंफ्यूजन हो गया खुद, राजीव कुमार, ये राजीव कुमार है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो चीफ जस्टिस JCI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कौन है? तो मुख्य मतलब कौन सा? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं आपके DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा और देखें तो वर्तमान में और कौन से? तो CAG कौन है और CGA कौन है? CAG है गिरीश चंद्र मुर्मू, CAG मतलब कंट्रोलर है एडिटर जनरल, इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना। और ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा CGA इनकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो इनकी होगी CGA, ये कौन है? तो ये है SS दुबे, ये भी ध्यान रखना, SS दुबे। और इसके अलावा और कौन से प्रमुख अधिकारी है? तो और प्रमुख देखे तो ये मैंने बता दिया। AG कौन है? मतलब महान्यायवादी, एंटोनी जनरल, AG अकाउंटेंट जनरल, AG महान्यायवादी, मैं हिंदी में लिख देता हूँ महान्यायवादी। तो ये कौन है महान्यायवादी? तो ये हैं आपके कौन से? तो ये महान्यायवादी है वो है R वेंकट रमणी, ये ध्यान रखें, ये है महान्यायवादी। तो ये मैंने प्रमुख बता दिए। कौन कौन से एक बार वापस बता देता हूँ, क्योंकि ये जब इससे आ गया तो ये एक इसमें शामिल कर लिया। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, या कह सकते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त, ये कौन है? तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा CIC क्या होगा? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये कौन है? तो ये केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त, तो ये यशवर्धन सिन्हा, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको दिख रहा है ये CEC मतलब कमीशन ऑफ इलेक्शन, चीफ कमीशन ऑफ इलेक्शन या चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त, ये है राजीव कुमार, ध्यान रखना। और इसके अलावा CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कौन है? तो ये है आपके DY चंद्रचूड़ वर्तमान में। और इसके अलावा आपको दिख रहा है CAG मतलब कंट्रोल एंड एडिटर जनरल, तो ये हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में। और इसके अलावा आपको और दिख रहा है CGA, तो ये है कौन? SS दुबे, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा आपको AG दिख रहा है मतलब एंटोनी जनरल, ये है महान्यायवादी कौन है? तो ये है R वेंकट रमन,
ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये थे कुल 4 क्वेश्चन विश्व के और भारत के। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 2 प्रश्न और उनका होगा डिटेल से एनालिसिस। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है ये जरूर दबा लेना, क्योंकि इसकी जो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी पोस्ट होगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन जो कि है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कि हाल ही में किसके द्वारा सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए है चुनाव आयोग, ऑप्शन बी है वो है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी है वो है सूचना आयोग और ऑप्शन डी है वो है आपका नीति आयोग। तो किसके द्वारा ये हाल ही में शुरू किया गया, तो ये किया गया निर्वाचन आयोग कह सकते हैं या चुनाव आयोग। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्यों किया गया। क्योंकि ये किया गया कि कोई भी राजनेता है मतलब जिसको रैली करनी है या कोई भी आम जनसभा करनी है, आयोजित करना है, तो उसकी परमिशन के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इस पोर्टल पर जाकर उनको कुछ जानकारी है वो डालनी पड़ेगी और डालते ही वो परमिशन देंगे, कितने समय के लिए होगी, क्या उसमें प्रतिबंध रहेगा, क्या उसमें आप अलाउ कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इसी पोर्टल पर मिलेगी। तो इसकी सुविधा के लिए ये हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और भारतीय निर्वाचन आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 के अंदर और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। क्योंकि इसका उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य क्या है कि नागरिकों को जागरूक करना, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो इसके लिए ये हो गई, स्थापना हो गई। और इसका कार्य क्या है, तो इनका कार्य होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, आप सभी को ध्यान रखना कार्य, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति इलेक्शन या चुनाव, उपराष्ट्रपति हो गए और राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए। और इसके अलावा और किसके मतदान कराने की जिम्मा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, विधानसभा का, विधान परिषद का। और इसके अलावा ये मतलब होते हैं प्रमुख चुनाव करवाने, जो किसका कार्य होता है, भारतीय निर्वाचन आयोग या इंडियन इलेक्शन कमीशन। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये इनका कार्य होता है। अब क्या हुआ है कि राजस्थान विधानसभा के हो रहे हैं चुनाव, आप सभी को पता है कि राजस्थान विधानसभा के साथ 4 अन्य हैं उनका भी चुनाव हो रहा है। तो अब अधिसूचना तो जारी कर दी, मतलब कब चुनाव होंगे, कब आप फॉर्म भरेंगे और कब आप वापस ले सकते हैं, कब उसमें करेक्शन कर सकते हैं, क्या है चुनाव की तारीख, वो भी डेट घोषित हो चुकी है। तो अब लग चुकी है राजस्थान के पूरे राजस्थान और उन 4 अन्य स्टेटों के अंदर भी आचार संहिता। तो आप अब उनका उल्लंघन नहीं कर सकते, उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाई होंगी। तो उसके लिए ये किया गया था। और इसके अलावा इसका कार्य ये होता है और चुनाव संबंधी कार्यों का शीघ्र निस्तारण के लिए ये किया गया। इसका प्रमुख कारण है, इसका प्रमुख कारण लिखे अगर तो चुनाव प्रमुख कारण है वो है चुनाव संबंधी तीव्र निस्तारण। ये आप सभी को ध्यान रखना। चुनाव संबंधी तीव्र निस्तारण के लिए ये मतलब लॉन्च किया गया है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि सी विजिल ऐप भी लॉन्च किया गया है। सी विजिल तो सी विजिल ऐप क्यों लॉन्च किया गया, और सी विजिल लॉन्च किया गया है मतलब आचार संहिता के उल्लंघन होने पर उसे नियंत्रण करने के लिए। क्या होगा, इसका कारण क्या है कि मान लो आप कहीं जा रहे हो और आप देख रहे हैं किसी का पोस्टर लगा हुआ है या किसी का और कुछ है, तो आप इस सी विजिल ऐप के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं। तो आचार संहिता का उल्लंघन रोकने के लिए, आचार संहिता का उल्लंघन रोकने के लिए, यह भी आप सभी को ध्यान रखें। और इसके अलावा सक्षम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये चीफ कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव से व्यक्ति की सुविधा के लिए या चुनाव में व्यक्तियों की सुविधा के लिए एक और पोर्टल लॉन्च किया गया। उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है आपका कौन सा, सक्षम। ये भी आप सभी को ध्यान रखना किससे संबंधित है, तो ये है मतलब ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा। और इसके अलावा चुनाव में व्यक्ति की सुविधा के लिए। और इसके अलावा EP, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। एक और ये है EP, इसका नाम क्या है,
EPIC, 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 ये इसका क्या होगा, डिजिटल मतदान होगा इसमें, डिजिटल मतदान, इसमें डिजिटल मतदान किया जाएगा। ये भी आप सभी को डाक के थ्रू या अन्य कोई भी है मतलब उसके थ्रू। तो ये थे प्रमुख 5 क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 6ठा प्रश्न। ये थोड़ा सा याद रख लेना, निर्वाचन आयोग के समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आज का जो 6ठा क्वेश्चन है वो है, किस स्थान पर हाल ही में ICU ईस्टर्न इंडिया लेडीज गोल्फ चैंपियनशिप हुई है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है जोधपुर। तो कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन हुआ था हाल ही में हुआ है कलकत्ता में। क्यों ये चर्चा में रहा है और मैंने ये प्रश्न क्यों लिया है, क्योंकि इसको जीतने वाले कौन, उसका संबंध किससे है, तो राजस्थान से। तो सबसे पहले देखते हैं कोलकाता ईस्टर्न गोल्फ, कोलकाता ईस्टर्न इंडिया, कोलकाता ईस्टर्न इंडिया लेडीज गोल्फ चैंपियनशिप, गोल्फ चैंपियनशिप कौन सी, 2023 की, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा इसको मतलब किसने जीता है, तो जयपुर की शिक्षिका जैन है, वो मैं शिक्षा जैन है, उसने रजत पदक जीता है। तो रजत पदक इसमें इस टूर्नामेंट में रजत पदक किसने जीता था, तो इसका नाम है शिक्षा जैन, शिक्षा जैन, इनके द्वारा ये पदक जीता है, शिक्षा जैन। और इनका संबंध है जयपुर के अंदर। और खेल है आपको ध्यान रखना गोल्फ, क्योंकि लेडीज गोल्फ चैंपियनशिप है, तो आपको क्या पता ये खेल पूछ लेगा। शिक्षा जैन का राजस्थान में शिक्षा जैन का संबंध, या शिक्षा जैन का संबंध किस खेल से है, तो ये भी ध्यान रखना है क्यों। और इसके अलावा और क्या, दिव्य कीर्ति सिंह नागौर जयपुर की रहने वाली हैं, आपको पता होगा। और घुड़सवारी ड्रेसेस के अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता था, जो 19वां एशिया गेम्स हुआ था, तो इसमें गोल्ड जीता था, ये भी ध्यान रखना है। दिव्य कीर्ति सिंह, दिव्य कीर्ति सिंह, दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किससे है, तो दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध है वो है कौन सा, घुड़सवारी, घुड़सवारी, दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध है घुड़सवारी के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ड्रेसेस कह सकते हैं, घुड़सवारी ड्रेसेस कह सकते हैं। और 19वां जो मतलब एशिया गेम्स हुआ हांगझो चीन के अंदर, 19वां जो एशिया गेम्स हुआ था, एशिया गेम्स, इसमें इन्होंने जीता था टीम के अंदर गोल्ड जीता था। और ये कितने साल बाद, 41 साल बाद गोल्ड जीतने वाली ये टीम बन गई, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा मनिनी कौशिक, इन्होंने भी 19 एशिया गेम्स में टीम प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता था 50 मीटर 3 पोजीशन के अंदर। किनका नाम है, मनीष कौशिक, मनिनी कौशिक, मनिनी कौशिक का संबंध किससे है, तो इन्होंने हाल ही में किसमें जीता था, 50 मीटर 3 पोजीशन, 50 मीटर THREE 3 पोजीशन राइफल के अंदर, 3 पोजीशन के अंदर क्या पदक जीता था, तो सिल्वर कह सकते हैं या रजत पदक कह सकते हैं, जीता था, ये भी ध्यान रखना है। और ये टीम प्रतिस्पर्धा में, मतलब इनके साथ टीम थी, पूरी टीम प्रतिस्पर्धा, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपका निखिल चौधरी, आपको पता होगा निकिता चौधरी, इनका संबंध भी कहाँ से है, चिड़ावा झुंझुनू से। निकिता चौधरी, निकिता चौधरी, निकिता चौधरी का संबंध कहाँ से है, तो चिड़ावा झुंझुनू, चिड़ावा झुंझुनू, चिड़ावा झुंझुनू से है, ये भी ध्यान रखना आपको। और इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है वो 19 एशिया गेम्स में इन्होंने भाग लिया था, ये भी ध्यान रखना है। खेल आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन, कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लगता उम्मीद है कि पूरे आपको समझ आए होंगे, क्योंकि पूरी इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं हम, फिर एडिट करते हैं, फिर अपलोड करते हैं, फिर आशा करते हैं कि ऐसे वीडियो का हमारा ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के पास पहुँचे। जो स्टूडेंट आपके मतलब एग्जाम की तैयारी करें, सरकारी नौकरी की तैयारी करने, तो उनके लिए ये हम वीडियो बनाते हैं इतनी मेहनत करके।
तो आपको क्या करना है, वीडियो देख ली कंप्लीट, अब वीडियो को लाइक कर दिया, अब आपको क्या करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों के पास ये पहुंचना चाहिए जिनको ये जरूरत है। मतलब एकमात्र मतलब यूट्यूब का चैनल जिसपे आप सभी को विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर प्लस स्टैटिक, ये इतना कोई नहीं कराता है, वो भी फ्री के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सभी को ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी मतलब जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।